शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे फिल्मी दुनिया के एक चमकते सितारे को, एक ऐसा सितारा जिसने हर तरह के रोल किए, लोकप्रियता हासिल की, अवार्ड जीते और आलोचकों की सराहना जीती। एक ऐसा सितारा जिसने मुंबई में अपनी सफलता के झंडे गाड़े, एक ऐसा सितारा जिसने हॉलीवुड में भारत का नाम किया, अपनी लोकप्रियता हासिल की। प्लीज वेलकम फिल्म स्टार, सबके चहेते इरफान। और तालियां बजते रहे। आज के शो के जज को आमंत्रित कर रहा हूं, टाइम्स ऑफ इंडिया के मेट्रो एडिशन के एडिटर अंशुल चतुर्वेदी, और इससे पहले कि आपकी अदालत में आज का मुकदमा शुरू करें, आज के जज दिल्ली टाइम्स के एडिटर अंशुल चतुर्वेदी की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। जज साहब, खड़ा रहूं कि बैठ रहा हूं? शुरू करिए। और इससे पहले कि इरफान पर इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू हो, एक नजर डालेंगे इरफान के फिल्म करियर। फिल्म स्टार इरफान ने मुंबई में अपना करियर शुरू किया। टीवी सीरियल से चाणक्य, भारत एक खोज से लेकर बनेगी अपनी बात, चंद्रकांता और स्पर्श तक, फिर मीरा नायर ने सलाम बॉम्बे में इरफान को एक छोटा सा रोल ऑफर किया। अरे तेरे हाँ बोलने चिट्ठी पहुंचेगी क्या? इसके बाद इरफान ने 2 और फिल्में की जिन्हें किसी ने नोटिस नहीं किया। फिर लंदन बेस्ड डायरेक्टर आसिफ कपाड़िया ने इरफान को द वॉरियर में लीड रोल दिया। इस फिल्म ने इरफान को एक पॉपुलर फेस बना दिया। इसके बाद मकबूल में इरफान की अदाकारी की तारीफ हुई। दिल दोस्त है कि मुखालिफ, खुदा जाने। फिल्म हासिल के विलन इरफान को फिल्म फेयर अवार्ड मिला। और जान से मार देना बेटा। मार देंगे साले। हम रह गए ना, हम मारने में देने लगा भगवान पैसा। ये बात। इरफान की फिल्म मेट्रो बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई। इस दौरान इरफान को इंटरनेशनल फिल्मों में भी काम मिलता रहा। And my wife is giving me hell. And I've got a desk full of murderers, rapists, extortionists, bum bandits and you. स्लमडॉग मिलियनेयर के पुलिस इंस्पेक्टर इरफान हिट साबित हुए। Whole bloody night, Srinivas, what have you been doing? तुम्हें डिटेन किया गया। न्यूयॉर्क में FBI एजेंट का रोल सराहा गया। चाहो तो भी अपनी मर्जी से किसी से बात भी नहीं कर सकते। पान सिंह तोमर में रियल लाइफ परफॉर्मेंस ने इरफान को बुलंदी पर पहुंचा दिया। हॉलीवुड में द अमेजिंग स्पाइडरमैन और लाइफ ऑफ पाई में इरफान ने बेहतरीन एक्टिंग की। मैं इंद्रजीत सिंह, हमारी तो गाली पर भी ताली। साहिब बीवी और गैंगस्टर रिटर्न्स में इरफान का जबरदस्त रोल है। बॉलीवुड और हॉलीवुड में कामयाबी का झंडा गाड़ने वाले अवार्ड विनिंग एक्टर इरफान आपकी अदालत में अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे। तो मुकदमा शुरू करते हैं। आपकी अदालत में पहला इल्जाम फिल्म स्टार इरफान पर। आपकी अदालत में फिल्म स्टार इरफान पर आरोप है कि ये अपना मकसद हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इरफान, मैंने सुना कि बचपन से आपकी एक ही तमन्ना थी कि मुझे मशहूर बनना है और मशहूर बनने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। एक्चुअली लगता था, क्योंकि मैंने अपने कोशिश की कुछ काम धंधा सीखने की और उसको ईमानदारी से सीखने की और उसको करने की कोशिश की। फिर मुझे थोड़े दिन में इतनी बोरियत हो गई, मुझे लगा कि मैं ज़िंदगी में सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं कर पाऊंगा, मेरी आत्मा को उसमें इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। तो मैं ढूंढ रहा था क्या करूं। तो फिर मैंने कुछ फिल्में देखी तो मुझे लगा कि ये एक फील्ड है जिसमें शायद मैं
मैं कुछ कर सकता हूँ। लेकिन फैमिली के लोग तो आपको फिल्म देखने भी नहीं देते थे, वहाँ परंपरा थी कोई फिल्म देखने भी ना जाए, इतनी समझते थे इतना गिरा हुआ काम है। समझते थे उनको, उनके लिए सिनेमा जो है हमेशा से नीचे दर्जे का एक नीचा दर्जा, उनको हमेशा नीची नज़र से देखते थे। उनको लगता था कि नाचने गाने वालों का काम है। तो मैंने अपनी माँ को कन्विंस करने की कोशिश की कि मैं नाचने गाने नहीं जाऊँगा इंडस्ट्री में, मैं थोड़ा कुछ अच्छा काम करूँगा। लेकिन उनके समझ में नहीं आया, वो कभी माने नहीं। लेकिन मेरे अंदर की आवाज़ थी तो मैंने पूरी करना इसको लाजमी समझा। मिथुन चक्रवर्ती को आप बड़ा हीरो समझते थे, अपना उनकी नकल करने की कोशिश करते थे। किसी ने मुझे कह दिया था कि तुम्हारा चेहरा मिलता है उससे, मिथुन चक्रवर्ती से। तो उनकी फिल्में आती थी, उस दौरान में उनके बाल ऐसे रहते थे नीचे, और उनके बड़े मुलायम बाल थे, ऐसे नीचे गिरते थे। मेरे बाल हार्ड और कर्ली बाल थे। तो हमारा पैसे भी नहीं होते थे, लेकिन कोई हम नाई ढूंढते थे, कोई बार बार जो इन बालों को किसी तरह से ड्राई करके नीचे कर दे। तो वो नीचे तो कर देता था, लेकिन वो नारियल जैसे बाल जो थोड़े दिन नीचे रह के ऐसे रहते थे। तो उसमें हमने कई फ़ोटो भी खिंचवाए हैं मिथुन चक्रवर्ती की तरह। बड़ा सुकून मिलता था कि मैं उनकी तरह दिखता। आज जब वो फोटो देखते हैं तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है मुझे। मिथुन आज भी बहुत अच्छे लगते हैं। अब तो मैं उनका पड़ोसी हो गया हूँ, वो मेरे आसपास ही रहते हैं, कहीं मैंने सुना है, तो मैं उनसे मिलने जाऊँगा। लेकिन आपके फादर, मैंने सुना वो आपको टफ बनाना चाहते थे, एक शिकारी जैसा, हंटर जैसा। वो शिकारी आदमी थे, शिकार करते थे, हम जाते थे साथ में शिकार खेलने, हमें अच्छा लगता था जंगल देखना। लेकिन जानवर मरते थे तो थोड़ा उसके बारे में स्टोरीज हम बनाया करते थे कि यार ये मर गया, इसकी बेटे का क्या हो रहा होगा, इसकी माँ का क्या हो रहा होगा। तो ये सब दिमाग में चलता रहता था। एक बार मेरे से उन्होंने एक बंदूक चलवाई थी और एक जानवर मर गया था, और उसका मुझे बहुत ज़्यादा असर रहा था मेरे ऊपर। मुझे कहा करते थे कि हमारे घर में जो है, पठानों के घर में ये ब्राह्मण पैदा हो गया है। लेकिन ऐसे जो सख्त मिजाज फादर थे, वो भी अपने बेटे की आंखों के दीवाने थे। वो कहा करते थे कि ये आंखें हैं कि प्याला है। लेकिन ऐसे ही परिवार की आंखों में धूल झोंक के आप झूठ बोल के एनएसडी चले गए। वो धूल झोंकना ज़रूरी था, क्योंकि मुझे और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरी ज़िंदगी जयपुर में जो है एक तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी थी, और कुछ नहीं होता था। वही दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं, और वही कॉलेज की तरफ जाना, लड़कियों को छेड़ना, लड़कियों के पीछे जाना, और छेड़ भी नहीं पाते थे हम, तो छेड़ भी नहीं पाते थे। बस ये हम लोग सिर्फ मार्क किया करते थे। दो लड़कियां जा रही हैं, उनको मार्क करते थे, ये मेरी, ये तेरी। और उसके बाद आपस में झगड़े भी रहते थे कि नहीं यार वो तो मेरी है, और फिर उनसे घरों तक जाया करते थे पीछे पीछे, और फिर सोचा करते थे कि कैसे इस तक मैसेज पहुंचाया जाए। तो ये प्रोसेस चलता था 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, और बाई चांस कभी ऐसा मौका मिल गया कि हेलो कह सकें, तो वो भी हम कह नहीं पाते थे। अब लड़कियों की बातें क्या आप मेरा सवाल टाल रहे हैं। अच्छा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लेने के लिए आपने झूठ बोला। एक तो मेरी माँ को झूठ बोला। मैंने कहा कि मैं यहाँ एक्टर बनने नहीं जा रहा हूँ, मैं यहाँ एक्टिंग सीखने जा रहा हूँ। यहाँ से सीख के मैं जयपुर यूनिवर्सिटी में आऊँगा और यहाँ टीचर बन जाऊँगा, लेक्चरर बन जाऊँगा। तो कन्विंस हो गई। और फिर एनएसडी वालों को मैंने झूठ बोला कि मैंने 10 नाटक किए हैं और मैं सिनेमा से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं नाटक करूँगा, नाटक सीखूँगा और फिर नाटक ही करूँगा बस। तो ये मेरे झूठ थे, लेकिन मेरे लिए लाजमी था, वो ज़रूरी था बोलना। लेकिन ये मैंने सुना कि आपने वहाँ पर एक्टिंग सीखी बड़ी सिंसियरली। वो मेरा ध्येय था, और वही मैं सीखने गया था। इसलिए लोग कहते थे कि ये एनएसडी में आया है, इसका किसी ताल्लुक़ नहीं है, ये अपना एक कोकून में रहता है, अपना एक इसका एरिया है, इससे बाहर नहीं निकलता। लेकिन मुझे ऐसी गलतफहमी थी कि मैं जिस दिन एनएसडी जाऊँगा, टीचर मुझे कुछ सिखाएंगे और मैं नेक्स्ट डे एक्टर बन जाऊँगा। तो वो उसके पीछे में लगा रहा और जद्दोजहद थी एक अजीब सी। लेकिन मुंबई पहुँचे तो आपको काम नहीं मिला? किसी ने मुंबई मैं काम ढूंढने नहीं गया, मुंबई मुझे जो बुलाया गया तब मैं गया। ये जो टीवी सीरियल्स में जब आप एक्टिंग करते थे, वो मुझे ऑलरेडी गोविंद दहलानी जी ने बुला लिया था। उन्होंने मेरे साथ 3 फिल्में की थीं जो दूरदर्शन पे अभी भी आती रहती हैं कभी कभी। और उसके बाद फिर मैं जब बम्बई में 3 फिल्में की तो फिर मैं वहीं रुक गया। लेकिन सीरियल भी आपने कैसे किए? एक चाणक्य किया, एक आपने ग्रेट मराठा किया, जय हनुमान नहीं किया, वो एक एपिसोड किया था, फिर मैं भाग आया था वहाँ से। लेकिन इसमें दिक्कत क्या, अच्छे तो सीरियल हैं चाणक्य और... नहीं मैं तो
मैं तो ये साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि सक्सेस के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, और आप जब फिल्मों में रोल नहीं मिला तो आप कहते थे कोई छोटा मोटा रोल ही दे दो। वो सीरियल करते वक्त जब मुझे लगता था कि मैं तो फिल्मों में काम करने आया हूँ, सीरियल में क्या कर रहा हूँ, तब मेरी इच्छा थी कि अमरीश पुरी के पीछे खड़े होने का मौका मिल जाए तो मतलब मैं धन्य हो जाऊँगा, लेकिन वो मौका मिला नहीं मुझे, इंडस्ट्री ने दिया नहीं। इंडस्ट्री ने आपके टैलेंट को पहचाना नहीं उस वक्त। मैं सब बात करते थे कि तो कितना अच्छा एक्टर है टीवी में, लेकिन जो है फिल्मों में काम नहीं देते थे। सुभाष घई साहब का भी कई बार मैंने सुना, उन्होंने कहा कि सीरियल देख के कि यार ये कौन लड़का है, ये बड़ा बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन फिर मैं इंतज़ार करता था कि शायद मेरे मोबाइल से सुभाष घई का फ़ोन आ जाए कभी। और मैं ऐसा मजाक भी करता था अपनी वाइफ से, अरे तुम्हें पता है कौन हुज़ कॉलिंग, सुभाष जी। आपकी वाइफ तो मैंने सुना वो ये कहती है कि ये इतने पागल थे अपने काम के लिए कि जब लिफ्ट में जा रहे होते साथ साथ तो ये अपने डायलॉग जोर जोर से बोल रहे होते थे, बड़ी एम्बैरेसमेंट होती थी उनको। हाँ, वो कई बार बोलती थी कि तुम बाजार में जो है रिहर्सल करना बंद कर दो। मैं एक्चुअली लाउड थिंकर हूँ, मैं आज कुछ दिमाग में आता है तो मैं उसको बड़बड़ाने लगता हूँ। तो कई बार बस में अगर आप जा रहे हैं इसे पकड़ के और अपना डायलॉग दोहरा रहे हैं तो आसपास वाले देखने लगते थे, फिर वो मुझे देखते थे, फिर ये भी देखते थे जैसे साथ में कौन है, तो नज़र उन पे जाती थी, तो वो फिर उनको लगता था कि आप भी प्लीज़ ये बंद कर दो, घर पे कर लेना। पान सिंह तोमर में एक गाना है, तेरी अखियां दो नाली, आप पर फिट होता है, और तेरी बत्तियां दो नाली आपकी बातें सुन के लग रहा है। लेकिन उसमें राइफल का झटका तो नहीं है ना बातों में। हाँ, राइफल का झटका नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपने इस इल्ज़ाम को कबूल किया है जी। अब मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में इरफान पर जनता के इल्जाम और सवाल आपका एक और। हॉलीवुड में आपने डायरेक्टर को सजेस्ट किया कि इंडिया में इंटीमेट सीन भी पूरे कपड़े पहन के किए जाते हैं। एक्चुअली मुझे शर्म आ रही थी, मैं अपना जिस्म दिखाना नहीं चाह रहा था, इसलिए मैंने ये सारी वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं मुंबई से लेकर हॉलीवुड तक अपनी अदाकारी से अपनी छाप छोड़ने वाले फिल्म स्टार इरफान। आपकी अदालत में अगला आपकी अदालत में फिल्म स्टार इरफान पर इल्जाम है कि इनकी अप्रोच नेगेटिव है। इरफान, ये सही है कि मुंबई में जब आपको काम नहीं मिला और जो काम मिला वो आपकी पसंद का नहीं था तो बोरिया बिस्तर बांध के आप वापस घर जाने को तैयार हो गए थे? मैं एक्चुअली बोर हो गया था बहुत, और मैं बोरियत नहीं झेल सकता। मैं इस काम में इसको काम नहीं बनाना चाहता। ये जो मेरा विधा है, जो भी मैं सीख रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, इसको मैं काम की तरह नहीं ले सकता। काम की तरह लेता हूँ, लेकिन उसमें मुझे मज़ा आना ज़रूरी है, मेरी आत्मा ज़िंदा रहना ज़रूरी है। तो वो जहाँ जिस हाल में ज़िंदा रहेगी वहाँ जाऊँगा मैं। तो जब भाग रहे थे मुंबई छोड़ के घबरा के, तो रुके कैसे? वो हमारे दोस्त हैं तिग्मांशु धूलिया, उन्होंने बोला कि अरे रुक जा, तुझे थोड़ा नेशनल अवार्ड दिला देता हूँ, फिर चला जाना। तो वो आज तक दिलवाया नहीं। हासिल, जिसमें आप विलन बने थे, खलनायक। मैं खलनायक था और काफ़ी हिट हुए थे। हाँ, मैं हिट हुआ था बिल्कुल। और सुना उसके बाद में काफ़ी ऑफर्स आ रहे थे आपको विलन बनने के, खलनायक के रोल के। रोज़ 2 फिल्में आती थी और आप हीरो बनना चाहते थे। मैं खलनायक ही खलनायक बनता रहूं, ये मैं नहीं चाहता था कि कुछ और बनाओ। खलनायक कर दिया हमने, अब कुछ और करेंगे। तो यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये नेगेटिव अप्रोच है। जो मिल गया उससे खुश नहीं, अब खलनायक सफल हो गए तो हीरो बनना है। सही बात है। एक्चुअली मेरी अप्रोच जो है नेगेटिव है, ये करेक्ट है। नेगेटिव इस तरह से कि मैं अपने आप को क्रिटिसाइज ज़्यादा करता हूँ। मकबूल से आप खुश हुए जिसमें आपको हीरो बनने का मौका मिला आपका? बिल्कुल, मैं बहुत खुश हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा। वो फिल्म मेरी वन ऑफ द फेवरेट फिल्म है। आपके मन में ये रहा कि मेरे जैसी शक्ल का आदमी हीरो कैसे बन जाएगा? एक्चुअली वो बहुत पहले था, जब मैं सोच रहा था, कॉन्टेम्पलेट करता था कि मैं एक्टर बन पाऊंगा क्या। तो मैं कई बार देखता था कि मेरी सूरत किसी से मिलती है क्या, मेरे जैसा कोई एक्टर बना है क्या। तो डाउट वो रहता था ज़रूर, लेकिन बाद में जब बन गया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि सब टेढ़े बांके सब बन सकते हैं एक्टर। तो ज़्यादातर सुपरस्टार जो हैं वो कभी भी कन्वेंशनल तरीके से गुड लुकर्स माने नहीं गए हैं। चाहे वो राजेश खन्ना साहब को ले लीजिए, चाहे अमिताभ बच्चन साहब को ले लीजिए, चाहे दिलीप कुमार साहब को ले लीजिए। मैं अपने आप को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ उनसे, लेकिन मैं एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि आदमी की अंदर की शख्सियत जो है वो ज़्यादा असर करती है लोगों पे, बजाय कि सिर्फ लुक्स। हाँ, ये अनकन्वेंशनल लुक।
लेकिन आपको हिट बड़ा स्टार पान सिंह तोमर ने बना दिया। जी, पान सिंह तोमर की आत्मा जो अब तक भटक रही थी, जिसको कि देश ने उसके साथ न्याय नहीं किया, देश के सिस्टम ने उसके साथ न्याय नहीं किया था, उसको हमारी स्टोरी के थ्रू लोगों तक पहुंचना था। आप ये कहने लगे कि भाई मुझे न्यूज़ में रहना नहीं आता, मुझे पीआर करना नहीं आता, कुछ ना कुछ अपनी कमी ढूंढते रहते हैं। वो तो है, मैं कमी तो ढूंढता हूँ अपनी, लेकिन इतना पान सिंह तोमर की सक्सेस से मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे उसके बाद कोई शिकायत नहीं है। पान सिंह तोमर को लेकर मुझे कोई भी शिकायत नहीं है, सिर्फ ये है कि क्या हमने उनके परिवार वालों को उनका ड्यू उनको मिला है कि नहीं, ये मेरी चिंता ज़रूर है। उसके अलावा मुझे कोई शिकायत नहीं है किसी भी तरह की। कभी ये भी शिकायत रहती है कि मैं अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं बोल सकता? जो नहीं बोल सकता तो नहीं बोल सकता, उसमें क्या है। मुझे एक्चुअली जब मैं उतना पॉपुलर नहीं हुआ था, मैं बम्बई में स्ट्रगल कर रहा था, तो मेरे करीब वाले लोग काफ़ी कहा करते थे कि इफ़ यू वांट टू ब्रेक इन यू शुड ट्राई टू लर्न इंग्लिश, यू शुड लुक लाइक इंग्लिश क्लास, यू शुड लुक लाइक एलीट। और मुझे इस बात से बहुत प्रॉब्लम हुआ करता था। मेरा मानना ये था कि लैंग्वेज आपको एलीट नहीं बनाती है, लैंग्वेज आपको सभ्य इंसान नहीं बनाती है। लैंग्वेज तो कोई भी बोल सकता है, आपके अंदर क्या है वो ज़्यादा मायने रखता है। लेकिन इरफान, जो एक्टर अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकता, जो एक्टर जिसकी चेहरा ऐसा है जैसा आपका है, वो हॉलीवुड चला जाए हीरो बनने। एक्चुअली चेहरे का ही खा रहा हूँ मैं, चेहरा मेरा बहुत पसंद आता है हॉलीवुड को, और वो मुझे जो है वो अलग अलग खिताब देते रहते हैं और मेरे चेहरे से मेस्मराइज्ड है। लेकिन जब अब हॉलीवुड के डायरेक्टर्स आपको अंग्रेजी बोलने के लिए कहते हैं, मैंने सुना कि ये जो अभी फिल्म आई थी लाइफ ऑफ पाई जी, इसमें आपको अलग ही तरह से अंग्रेजी बोलने को कहा गया। हाँ, अब अंग्रेजी देखिए, एक तो वैसे बोलना होता है, लेकिन जहाँ तक रोल का सवाल है वहाँ मैं कमी नहीं छोड़ता हूँ। अब वो नेम सेक में हो तो वहाँ बंगाली एक्सेंट में अंग्रेजी बोलना था मुझे, तो मैंने उसकी पूरी तैयारी की। यहाँ उन्होंने कहा कि अमेरिका जनता को एक दो नमूने दिखा दीजिए, ये बंगाली स्टाइल में अंग्रेजी कैसे बोली जाती है। मुझे इस वक्त तो याद नहीं रहा, वो बंगाली स्टाइल में बोलता था। मुझे बहुत अभी जहन में नहीं आएगा, लेकिन ये लाइफ ऑफ पाई में जो है उन्होंने कहा कैनेडियन फ्रेंच इंडियन एक्सेंट, तो ऐसा मैं कहाँ से लाऊं कैनेडियन फ्रेंच इंडियन। तो मुझे पता नहीं था कि मुझे ट्रेनर हायर करना चाहिए, और तब मैं अपने ही में कोशिश करता रहा। 3-4 महीने उसमें बर्बाद हो गए। जब जाके शूटिंग करने लगे तो उन्होंने कहा ये तो एक्सेंट ठीक नहीं है। तो खाली अंग्रेजी में खालिस अंग्रेजी में बोलिए, तो फिर चेंज करना पड़ा सब। और अमेजिंग स्पाइडरमैन में वो एक फिल्म, उसमें भी वो अंग्रेजी एक्सेंट है, उसमें कोई इंडियन एक्सेंट की ज़रूरत नहीं थी, तो वो भी अमेरिकन एक्सेंट है। यही तो हमारे जो लोग हैं वो सब जानना चाहते हैं कि अगर अंग्रेजी ना आती हो तो भी कैसे अमेरिकन एक्सेंट में बोला जा सकता है। वो तो आजकल की सब ये इनको सिखाते रहते हैं। वो जो आजकल सर्विस नहीं चलती रात को जो टेलीफोन में बात करते हैं, कॉल सेंटर। हाँ। आपकी शिकायत है कि आपको यहाँ ऐसे रोल करने पड़ते हैं जिसमें आप बिलीव नहीं करते। कई बार करने पड़ते हैं, तो कई बार आदमी हमेशा कुछ कभी पैसों की भी ज़रूरत होती है, तो कई बार करना पड़ जाता है। चलिए, अच्छी बात है कि आपने ईमानदारी से एक्सेप्ट किया कि पैसे की ज़रूरत के लिए कभी कभी उल्टे सीधे रोल भी करते हैं। जी बिल्कुल, वो करने पड़ते हैं, करें, और लेकिन वो उसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा रहता नहीं है अंदर। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने इतनी फिल्म्स करी है, बट कौन सा कैरेक्टर आप ज़्यादा एंजॉय करते हो, पान सिंह तोमर जैसे कैरेक्टर या फिर एक रोमांटिक कैरेक्टर? दोनों, पान सिंह और ज़्यादा एंजॉय कौन सा हो पाता है? रियल लाइफ है रोमांस, और सिनेमा पे पान सिंह। मीन्स रोमांटिक ज़्यादा है? जी, रोमांस देखिए, रोमांस एक ऐसी चीज़ है, रोमांस हमारा ये जिस धरती पे हमें जन्म दिया गया है, इस जिंदगी की कड़वाहट को काउंटर करने की रोमांटिसिज्म है। रोमांटिसिज्म हमें ये ताकत देता है कि हम इस कड़वी सच्चाई से लड़ सकें। लेकिन ये सही है कि जब फिल्मों में इंटीमेट सीन करने होते हैं तो काफ़ी परेशानी होती है आपको?
मुझे लगता है कि सामने वाली जो पार्टनर है उनको परेशानी ना हो, उनके चेहरे पे मुझे परेशानी ना दिख जाए, तो इससे मुझे डर लगता रहता है। तो अगर मुझे लगे कि सामने वाला पार्टनर जो है वो कंफर्टेबल है तो मुझे तो अच्छा लगता है। मैंने तो ये पढ़ा कि हॉलीवुड में आपने डायरेक्टर को सजेस्ट किया कि इंडिया में इंटीमेट सीन भी पूरे कपड़े पहन के किए जाते हैं। हाँ, एक्चुअली एक डायरेक्टर के साथ मैं काम कर रहा था तो उन्होंने कहा कि आपका इस इंटीमेट सीन है, आप जो है ये कुर्ता उतार दो। मैंने कुर्ता तो नहीं उतारूंगा। बोलो तुम बेड के अंदर हो, सो रहे हो, तुम कपड़े नहीं उतार के सोओगे? बोलो हमारे यहाँ नहीं सोते कपड़े उतार के, हमारे तो कपड़े पहने पहने सो जाते हैं। वहाँ का ऐसा चलन है कि वहाँ जो है सोते हो आप, चाहे आप किसी के साथ सो रहे हो, अकेले सो रहे हो, कपड़े उतार दो और फिर सोते हैं। तो मैंने उनको कहा भाई हमारा ये हिंदुस्तान है, मैं तो हिंदुस्तानी कैरेक्टर कर रहा हूँ, मैं तो कुर्ता पहन के करूँगा। तो मैं कुर्ता पहन के मैं सोया। एक्चुअली मुझे शर्म आ रही थी, मैं अपना जिस्म दिखाना नहीं चाह रहा था, इसलिए मैंने ये सारी। इरफान, मेरे पास अभी फहरिस्त है, बड़े सारे इल्जाम हैं, बड़े सारे सवाल हैं, लेकिन ब्रेक के लिए रुकना है। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में इरफान पर जनता के इल्जाम और सवाल का। आप कह रहे हैं कि सरस्वती होनी चाहिए फिल्म में, पवित्रता होनी चाहिए, तो मल्लिका शेरावत के साथ अपना हिस्स की थी तो उसमें वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं फिल्म स्टार इरफान। आपकी अदालत में इरफान पर जनता की तरफ से अगला इल्जाम। आपकी अदालत में फिल्म स्टार इरफान पर इल्जाम है कि ये फिल्मी दुनिया की परंपराओं को तोड़ना चाहते हैं। इरफान, आप कह रहे थे कि कभी कभी पैसे के लिए काम करना पड़ता है और जब पैसे के लिए आप काम करते हैं तो आपको दुख होता है, पेनफुल होता है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री की परंपरा तो यह है कि हर बड़ा स्टार सिर्फ पैसे के लिए ही काम करता है। मेरा मानना नहीं है कि हर बड़ा स्टार पैसों के लिए ही करता हम तो होगा। सुनते हैं कि 100 करोड़ नहीं मिल जाए तो बड़ा स्टार नहीं होता। वो एक अजीब सा श्राप डाल दिया गया है फिल्मों के ऊपर। परंपरा तोड़ना शायद मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये मुझे ऊपर वाले ने मुझे इस मिशन के साथ भेजा है। मैं परंपराओं पे सवाल उठाऊंगा और तोड़ने की कोशिश करूंगा मैं। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो 100 करोड़ वाले फिल्म स्टार्स हैं, इनको तोड़ के आप इनसे बड़े 1000 करोड़ वाले स्टार बनेंगे? नहीं, 1000 करोड़ वाला तो मैं हूँ। मेरी फिल्में जो है मेरा कहना सिर्फ ये है कि देखिए, ये एक अजीब सा मिश्रण है सिनेमा। इसमें सरस्वती और लक्ष्मी दोनों का मिश्रण है। ये आसान मिश्रण नहीं है। और एक कहानी का माध्यम जो है एक बहुत पवित्र माध्यम है। इसके ज़रिए मैं करोड़ों लोगों के दिलों तक पहुंच सकता हूं। ये इसकी ताकत है। मैं आपको ऐसा एक्सपीरियंस दे सकता हूं जो कि आपको 10 साल तक याद रहे। इरफान, आप कह रहे हैं कि सरस्वती होनी चाहिए फिल्म में, पवित्रता होनी चाहिए, तो मल्लिका शेरावत के साथ अपना हिस्स की थी तो उसमें पवित्रता थी? उसमें लक्ष्मी दिख रही थी मुझे। उस वक्त लक्ष्मी जी हावी थी मेरे पर। और जब 7 खून माफ में आपने रोल किया था, वो दरअसल वो रोल जिस तरह से एडिट हुआ उससे उसका ज़्यादा वो भयावह हो गया। उतना भयावह था नहीं, लेकिन विशाल साहब के साथ मुझे काम करना था और उन्होंने ये ऑफ़र किया तो मैं मौका ढूंढ रहा था। तो हालांकि मुझे रोल पसंद नहीं था। जैसे उन्होंने कहा कि वाइफ बीटर, मैंने कहा नहीं यार, मैं क्या करूँगा। मुझे लगा कि इसमें मैं क्या एक्सप्लोर करूँगा, मैं इसमें मैं क्या जानूँगा। औरत को मार के अपनी बीवी को मार रहा है तो, लेकिन मैंने कुछ वर्कआउट किया था उसके अंदर, लेकिन वो जो है एडिटिंग में बहुत सारे उन चीज़ों को निकाल दिया गया था। तो लेकिन ये तो सही है कि आपने बहुत सारी ऐसी फिल्में साइन की जो आप नहीं करना चाहते थे लेकिन सिर्फ पैसे के लिए, और ऐसी फिल्में जो चली भी नहीं। हाँ, वैसा हुआ, लेकिन ये क्या है, ये ज़िंदगी है, उसमें बहुत सारे तजुर्बे के लिए भी आदमी करता है। मुझे सब तो पता नहीं है कि ये हिट होगा कि नहीं होगा। ये फिल्म अब तो कौन सी ऐसी फिल्में हैं जिनको आपको लगा कि ये वाकई में मुझे
नहीं करनी चाहिए थी? बहुत सारी हैं, उनका नाम लेना अच्छा नहीं होगा क्योंकि जो डायरेक्टर है उसने तो बेचारे ने मेहनत से ही बनाया है, तो उसको क्यों बदनाम करूं यहाँ। बहुत सारी फिल्में ऐसे हैं जो घुसते ही सेट के ऊपर लगा कि ये बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे, और लेकिन क्योंकि आपने पैसा लिया है, आपने साइन किया है, और लोग जो हैं आपके ऊपर बातें भी ज़्यादा बनाते हैं, तो इसलिए आप उसको निभाना पड़ता है, तो प्रोफेशनल कमिटमेंट हो जाता है। तो वो एक सफ़र होता है जो कि आपको निभाना पड़ता है। जैसे कोई शादी हो जाती है जहाँ लगता है कि अरे यार हमें साथ नहीं रहना चाहिए, लेकिन फिर भी निभाते हो आप, तो वो निभाना पड़ता है। सबसे बड़ी जज आपकी फिल्मों की, आपकी एक्टिंग की ये देश की जनता होती है। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, इनके मन में जो सवाल है, आपने जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं यहाँ दीजिए, सेकंड रो में। हाँ। ऐसा कौन सा रोल है जिसको आप दोबारा कभी नहीं करना चाहेंगे? वो जय हनुमान में जो किया था। थैंक यू सर, थैंक यू। सर आपकी मूवी थी थैंक यू, उसमें आपको याद होगा, आपका डायलॉग था, आपने कहा था कि लड़कियों और औरतों को आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। सही बात है, तो सही बात। सर कुछ मैं जानना चाहूँगा आपसे, कुछ टिप्स। मैं टिप्स देता हूँ आपको। देखिए, हम जो है ना, आप एक इंसान में एक मर्द में मर्द भी होता है, औरत भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक औरत में औरत भी होती है, मर्द भी होता है। अपने अंदर की औरत को समझ लो, लेकिन एक बात और बताऊं, इससे कुछ हेल्प नहीं मिलती है। आपका जो करियर का जर्नी है वो मुंबई से लेकर हॉलीवुड तक, इंटरनेशनल मूवीज़ तक है। आपने कभी हॉलीवुड में सेटल होने की नहीं सोची? मैं कई बार ऐसा लगता है कि हो जाना चाहिए, जिस तरह के ऑफर्स आते हैं, लेकिन मैं अब इस स्टेज पे शायद मैं बहुत यंग होता, आपकी जैसी उम्र में होता और मुझे इस तरह का चांस मिला होता तो शायद मैं देश छोड़ के वहाँ रहने लग गया होता। लेकिन मैंने देखा है कई बार, जैसे कनाडा में गया हूँ और भी कई जगह गया हूँ, वहाँ 40 के ऊपर का आदमी नौकरी करता हुआ, काम करता हुआ बहुत उदास होता है। यंग जनरेशन में जितने लोग हैं वो सब बड़े इन्वॉल्व होते हैं, उनके पास बहुत कुछ है करने के लिए, लेकिन जितने लोगों को देखा है, एक उम्र के बाद आदमी अपने रूट्स की तरफ लौटना चाहता है। ये एक प्रवृत्ति है। तो इस स्टेज पे मैं दूसरे कंट्री में नहीं जा सकता। मुझे मेरा कंट्री में रहना, यहाँ से ऑपरेट करना ज़्यादा मेरे लिए ठीक है। इरफान, आप यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री में रहना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ की परंपराओं को तोड़ना चाहते हैं। अब यहाँ की एक परंपरा है, फिल्म स्टार्स के बारे में गॉसिप बहुत छपता है, और आपकी लाइफ इतनी बोर है कि ढूंढ ढूंढ करके भी गॉसिप नहीं मिला। मतलब मैं अच्छा ऑपरेटर हूँ। दो चार चीजें मुझे मिली हैं। हाँ। जैसे एक में छपा कि ममता पटेल ने इरफान पर कास्टिंग काउच करने का आरोप लगाया। मेरी अभी ऐसी हैसियत नहीं हुई है कि मतलब मैं किसी कहूँ कि इनको रोल दे दो और वो रोल मिल जाए, तो इसलिए कास्टिंग काउच में मतलब अभी मौका मिला नहीं है। मौका मिलेगा तो मैं बताऊँ। एक और खबर ये छपी कि माही को लेकर इरफान और तिग्मांशु के बीच में दरार आ गई। अब ये तो माही जी से पूछा जाए, मैं इसके बारे में बोलूँगा तो लगेगा मैं अपनी सफाई दे रहा हूँ। नहीं, माही अपने आप में बहुत ही साफ स्वच्छ दिल की लड़की हैं, और मुझे नहीं लगता कि तिग्मांशु और मेरे लिए दरार आने के लिए एक लड़की की ज़रूरत है। हमारी दरार आनी होगी तो वैसे ही आ जाएगी, नहीं तो किसी से भी नहीं आएगी। सुना है कि काफ़ी दोस्त हैं आपके, और मेरे बहुत अजीज़ दोस्त हैं। मेरे इकलौता दोस्त है वो, जिसने मुझे बहुत सिखाया है और जिसके साथ मेरा अगर मन हो तो मैं हर जन्म में उसके साथ दोस्त बना रहूँगा, और उसको मेरा बस पड़े तो मैं उसको ख़रीद के अपने घर में रख लूँ। लेकिन आपको अपनी लाइफ काफ़ी बोरिंग नहीं लगती कि इतना ढूंढने के बाद में मुश्किल से 2 गॉसिप मिली आपके बारे में? मैं वही तो कह रहा था कि इससे कुछ फ़ायदा नहीं होता। मैंने समझने की कोशिश की, मैंने कोशिश नहीं की। मैंने औरतों को समझने की कोशिश की, मैंने जो कोशिश करना चाहिए वो नहीं कर पाया मैं। इरफान, जो परंपराएं हैं हमारी, तो कामना ये कि ऐसी परंपराओं को तोड़ते रहें। जो ख़राब परंपराएं हैं, अच्छी परंपराएं आप बनाते रहें। मुझे एक और ब्रेक के रुकना है, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में इरफान पर जनता के इल्ज़ामात और सवालात का एक और। हम एक्टर तो थे नहीं, तो हमें सीखना पड़ा था एक्टिंग।
तो उसके लिए मेरी जद्दोजहद थी कि मैं अगर एक्टिंग नहीं सीखा तो मैंने यहाँ के क्या किया फिर। तो वो एक दबाव तब था, लेकिन अब मैंने वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम जनता की तरफ से सवाल पूछ रहे हैं फिल्म स्टार इरफान से। आपकी अदालत में अगला। आपकी अदालत में फिल्म स्टार इरफान पर आरोप है कि ये हमेशा दबाव में रहते हैं। इरफान, आपके दोस्त ये कहते हैं कि हमेशा परेशान रहता है, हमेशा सोचता रहता है। शायद मेरा चेहरा ऐसा है कि वो सोचता हुआ लगता है, एक्चुअली मैं सोच नहीं रहा होता हूँ। आपकी वाइफ का एक इंटरव्यू देखा, उसमें उन्होंने कहा कि अपनी परफॉर्मेंस को लेकर के हमेशा से टेंस रहते हैं, हर वक्त ये पागल हैं, मेगलोमैनिक हो जाते हैं। वो एक दौर था जब एनएसडी में मैं एनएसडी से निकला था, और एनएसडी के दौरान तब मैं उस क्राफ्ट को समझने की कोशिश कर रहा था, तो तब उतना ज़्यादा प्रेशर रहता था। मुझे ये मुगालता था कि मैं एनएसडी जो है मुझे सिखा देगा, जबकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको अपने आप प्रैक्टिस से धीरे धीरे सीखनी पड़ती है, और इसका प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है कि आप किसी इंस्टीट्यूट में गए और आपने इंजीनियरिंग सीख ली, ऐसा नहीं होता। ये एक प्रोसेस है। डांस आते से आता है, आपको गाना आते से आता है। तो हम एक्टर तो थे नहीं, तो हमें सीखना पड़ा था एक्टिंग। तो उसके लिए मेरी जद्दोजहद थी कि मैं अगर एक्टिंग नहीं सीखा तो मैंने यहाँ के क्या किया फिर। तो वो एक दबाव तब था, लेकिन अब मैं नहीं हूँ ऐसा। ये क्या वजह है कि आपका नाम था साहबजादे इरफान अली खान जी, आपने पहले उसको काट के छोटा कर दिया इरफान खान जी, और अब बड़े हो गए तो और छोटा कर दिया इरफान, और बड़ा हो जाऊंगा तो मैं इरफान भी कट कर दूंगा। लेकिन इसकी वजह ये तो नहीं थी कि माय नेम इज खान होने से अमेरिका में एयरपोर्ट पर आपके भी कपड़े उतरवा देते हैं? तो पासपोर्ट वो तो चक्कर यही है, तकलीफ यही है कि आप जो है पासपोर्ट पे आपको सरनेम लिखना ज़रूरी है। आप कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ के आपको ये बोलना ज़रूरी है कि आपका धर्म क्या है। मेरे हिसाब से धर्म एक जो है वो बहुत प्राइवेट चीज़ है। वो आपके और आपके भगवान के बीच का रिश्ता है, वो बहुत प्राइवेट एक रिश्ता है। उसको किसी फॉर्म में लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? मेरा ये सवाल है दुनिया से। और मेरा सवाल ये है कि क्या अमेरिका में खान नाम होने की वजह से आपको कभी एयरपोर्ट पर? बिल्कुल, एयरपोर्ट पे एक बार नहीं कई बार मुझे रोका गया, और मुझे बहुत झूंझल भी आई। मुझे एक बार मैंने उनको कुछ कह भी दिया, जिन पुलिस वालों ने मुझे रोका था। मैंने कहा कि इफ़ यू डोंट वांट टू गिव मी वीज़ा, व्हाई डू यू इशू अ वीज़ा टू मी इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम विद इट। सो उनका कुछ अजीब सा रिएक्शंस था। बोला, आर यू थ्रेटनिंग मी, आर यू थ्रेटनिंग मी? तो मैंने कहा नहीं भाई, थ्रेट नहीं कर रहा हूँ मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। तो वो उनका एक अजीब तरीका क्या होता है कि वो आप जैसे इमिग्रेशन क्रॉस करने लगते हैं, सडनली वो आपके पासपोर्ट चेक कर रहे हैं, वो बोलते हैं कि जस्ट वेट, एंड करके उठेंगे, पासपोर्ट बंद करेंगे, एक दो पुलिस वाले आएंगे, बड़ी बड़ी गन्स लगी हुई हैं, उनके पिस्टल्स लगी हुई हैं, आपको वो पकड़ेंगे और ले जाएंगे, कमरे में बिठा देंगे। आप वहाँ कुछ बात नहीं कर सकते, फ़ोन नहीं कर सकते, आप फ़ोन छू नहीं सकते, आपको कोई गाड़ी लेने आई है उनको इत्तला नहीं कर सकते, आप बैठे हुए चुपचाप, जस्ट सेट। भाई क्या हुआ? सेट, फोन नो। तो आपको लगता है क्या कर क्या दिया आपने? तो वो एक ह्यूमिलेटिंग एक वो होता है। तो वो एक है ज़रूर, मेरे नाम से शायद किसी का नाम सिमिलर है, क्या है, क्या वजह भी नहीं बताते। जब क्लियर कर दिया उसके बाद पूछे क्या वजह थी, गो प्लीज गो। कि जब से खान आपने नाम से हटाया तब से कुछ रास्ता आसान हो गया अमेरिका में? कुछ नहीं आसान हुआ, वो पासपोर्ट में तो लिखा हुआ ये खान। तो उससे छुटकारा नहीं है मेरा। तो अब मैं जब ये होता है कि अब जब भी मैं जा रहा होता हूँ तो पहले से मैं बोल देता हूँ, जो भी प्रोडक्शन मुझे बुला रहा होता है, कि मैं एयरपोर्ट पे नहीं रुकूंगा। मैं अगर उन्होंने रोका मुझे तो वापस आ जाऊँगा दूसरा टिकट लेके। तो वो कुछ पहले से ही बोल के रखते हैं वहाँ इमिग्रेशन में। तो आपने हॉलीवुड में कई फिल्में की हैं तो थोड़ा बहुत पहचानने भी लगे होंगे। लेकिन वहाँ का सिस्टम ऐसा है कि वो सिस्टम में बहुत बंधे हुए हैं। उनको लगे कि हाँ की होंगी फिल्में, बोलो हो सकता है ये इसके अंदर भी कुछ छुपा हो राज। तो भी वो नहीं मानते, वो मान लेते, अरे हाँ स्पाइडरमैन, अरे हाँ ओ या यू रिमेंबर, बट स्टिल। सलाम मुंबई से लेके स्पाइडरमैन तक काफ़ी अचीवमेंट्स ऑफ जर्नी रही है। इन सब में सर आपकी एक चीज़ बहुत साथ दी है, आपका हमेशा साथ देती है, वो है आपकी आंखें। आपकी आधी से ज़्यादा एक्टिंग आपकी आंखें करती है, जो कि आपकी यूएसपी है। तो क्या आप इसका यूज़ करते हैं हर बार हर मूवी पे? बहुत बहुत शुक्रिया तो आपको कॉम्प्लीमेंट देने का। देखिए ये इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, ये ऊपर वाले ने दिया है जैसा दिया है।
उसमें लेकिन आँखों का ये होता है कि जो आप कर रहे होते हैं, जो आपके अंदर चल रहा होता है, वो कहीं ना कहीं आपकी आँखों में उसका इम्प्रेशन आता है। और हो सकता है मेरी इतनी शिकायतें हैं ज़िंदगी में, इतने सपने हैं, इतनी एस्पिरेशंस हैं, वो सब झलकती हों, तो ये आप डेलिबरेटली यूज़ नहीं करते। आप डेलिबरेटली कि मैं अब ऐसा करूँगा तो मेरी आंखें ऐसी दिखेंगी, वो मैंने कभी नहीं सोचा। नहीं किया आपने यूज? नहीं, कभी उस तरह से नहीं किया। बट इट इज इम्पैक्टफुल सर, इट्स क्या अ बात है, कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू सर। शुक्रिया। आपके दोस्त ज्ञानशु का मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा, उन्होंने कहा कि इसकी जो सेक्स अपील है वो सिर्फ इंटेलेक्चुअल महिलाओं को हिट करती है। वो ये कहना चाह रहा है कि बाकियों को नहीं करती। वो उनका बड़प्पन है, लेकिन और आप कहना चाह रहे हैं कि बाकियों को भी हिट करती है। करनी चाहिए। मैं चाहता हूँ, मेरी कामना है कि बाकियों को भी करना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मुझे महिलाएं किस तरह से देखती हैं और मेरा उन पर क्या इम्प्रेशन है, और अगर मुझे सराहती हैं और अगर मेरी कामना करती हैं तो मेरे लिए मेरी ज़िंदगी सफल है। उसके लिए आंखों का इस्तेमाल करते हैं कभी कभी। सर 1988 के सलाम बॉम्बे से लेके साहिब बीवी गैंगस्टर रिटर्न्स तक आपने सर इतनी अच्छी जर्नी तय करी है, तो सर आपके हिसाब से आपका सबसे टफेस्ट और मोस्ट चैलेंजिंग रोल कौन सा था? मेरे दो एक्चुअली, लाइफ ऑफ पाई बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। उसके कई कारण रहे हैं कि उसमें जिस तरह की तैयारी करनी पड़ी, जिस तरह की डिमांड्स मुझसे की गई थी, जिस तरह के एक फ्रेमवर्क में मुझे काम करना था, और फिर साथ में एक बार फिल्म शूट हुई किसी एक्टर के साथ और उसको पूरा स्क्रैप कर दिया गया, फिर दूसरा एक्टर बुलाया गया, फिर मुझे पूरी दोबारा फिल्म शूटिंग करनी पड़ी। तो कई बार आप दोबारा सीन शूट कर सकते हो, लेकिन जो इमोशनल सीन होते हैं, इतने इमोशनल, जो कि लास्ट में स्पीच है मेरी पाए के अंदर, वो बहुत मुश्किल होता है। तो वो एक रोल था। दूसरा इन ट्रीटमेंट एक सीरीज़ है मेरी गैब्रियल बर्न के साथ, इन ट्रीटमेंट, उसका 3rd सीज़न, उसमें मेरी एक कहानी है, मेरे पर एक पूरा सीरीज़ है, वो बहुत मुश्किल था। नेमसेक को क्रैक करना बहुत मुश्किल था। क्या वजह है कि हॉलीवुड में आपको छोटे रोल मिलते हैं और फिल्म रिलीज होते होते उनको काट के और भी छोटा कर दिया जाता है, वो आपको पसंद है? यहाँ बड़े बड़े रोल देते हैं, वो पसंद नहीं है। हॉलीवुड में जिस तरह से, मैं छोटा नहीं कहूँगा क्योंकि आप स्पाइडरमैन की बात छोड़ दीजिए, जहाँ तक नेमसेक का सवाल है, मुझे लगा था कि ये शायद मेन किरदार नहीं है, लेकिन आप फिल्म जब मैंने देखी तो मुझे लगा तो फिल्म तो इसी की स्टोरी है, वो मेन किरदार बन गया था। लाइफ ऑफ पाई जहाँ तक उसका सवाल है, छोटा ही रोल है। नहीं, छोटा उस तरह से कह सकते हैं, लेकिन वो सेंट्रल कैरेक्टर है। उस फिल्में जब ख़त्म होती हैं, फिल्मों का जब क्लाइमेक्स आता है, उसमें धां धूम बहुत कुछ होता है, बहुत एक्शन होता है। उस डायरेक्टर ने सब कुछ मेरे परफॉर्मेंस पर दारोमदार था उसका, उसने मेरे कंधे पर डाल दिया कि ये पूरा जर्नी, समंदर का 100 करोड़ का खर्चा सब तुम्हारे कंधे पर, तुम नहीं बोल पाए तो फिल्म नहीं चलेगी। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो है उसको निभाना, मैं नहीं मानता कि उसको मैं छोटा कहूँगा। इरफान, हमने आपसे हर तरह के सवाल पूछे, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, आपके बारे में जो गॉसिप है उसके बारे में हमने आपसे पूछा, हॉलीवुड के आपकी फिल्मों के बारे में, मुंबई इंडस्ट्री के ट्रेडिशंस के बारे में। अच्छी बात है कि आपने हर सवाल का बड़ी साफगोई से जवाब दिया। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज अंशुल चतुर्वेदी का फैसला। आज से भी वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया फिल्म स्टार इरफान पर। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज अंशुल चतुर्वेदी के फैसले का। अदालत का संक्षिप्त समरी ये है कि इरफान ने जो बात माँ से बोली थी कि हम नाचने गाने नहीं जाएंगे, वो बात आपने पूरी रखी है। इंडस्ट्री में आए हैं लेकिन खाली नाचने गाने के लिए नहीं आए हैं। तो आप जयपुर यूनिवर्सिटी में टीचर बने या ना बने, लेकिन एक्टिंग आप हमारी इंडस्ट्री को सिखा रहे हैं, सिखाते जाइए, और जैसे ऑडियंस कह रही है, अपने आंखों के प्याले से पिलाते जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि इरफान इसी तरह से मुंबई में, हॉलीवुड में भारत का नाम करते रहेंगे, अपनी एक्टिंग से लोगों का मनोरंजन करते रहेंगे और लोगों को नई नई सीख देते रहेंगे, तरह तरह के किरदार निभाते रहेंगे और सफलता की और बुलंदियां छूते रहेंगे। आज का शो यही खत्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नई पर्सनैलिटी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।